Okay, Ji. So today we are going to start sub queries within SQL, and it is an interesting syntax. So sub query technique involves placing inner query. एक और क्यूरी select क्यूरी हम डाल देते हैं within where और having clause of another outer query. तो एक outer query होती है और एक inner query होती है. तो outer query के अंदर हम एक और select statement डाल देते हैं और select statement आउटर क्यूरी की वेयर क्लॉज के अंदर डाली जा सकती है या हैविंग क्लॉज के अंदर डाल सकते हैं, फ्रॉम के अंदर भी डाल सकते हैं. उसका भी मैं एग्जांपल दिखा दूंगा आपको. समटाइम्स इट्स अ प्रेफरेंस एंड समटाइम्स इट्स मैंडेटरी. कई दफ़ा आप इसकी सब क्यूरी के अलावा आप एसक्यूएल कर ही नहीं सकते, वो कई दफ़ा वो ऑप्शनल होता है. आप अल्टरनेट तरीके से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं. पहली एग्जांपल देखें. क्यूरी है व्हाट आर द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ कस्टमर हु प्लेस्ड ऑर्डर नंबर 1008. अच्छा, एक ऑर्डर एक ही कस्टमर प्लेस कर सकता है. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करेंगे, इसका मतलब है कि कोई एक ही कस्टमर उससे करस्पॉन्डिंग हो सकता है, क्योंकि एक ऑर्डर को एक कस्टमर कर सकता है, एक से ज़्यादा कस्टमर एक पर्टिकुलर ऑर्डर को नहीं कर सकते. तो जब हम कहते हैं कि नेम और एड्रेस ऑफ कस्टमर रिटर्न करें जिसने ऑर्डर नंबर 1008 प्लेस किया था, तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में कौन कौन सी फील्ड्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. फर्स्ट वन इज कस्टमर नेम, देन इज कस्टमर एड्रेस, देन कस्टमर सिटी, कस्टमर स्टेट एंड कस्टमर पोस्टल एड्रेस. यानी कि हम तकरीबन सारी फील्ड्स कस्टमर टेबल की डिस्प्ले करना चाहते हैं. ठीक हो गया. और लेकिन जो हमने क्यूरी लगानी है वो ऑर्डर आईडी में लगानी है, क्योंकि ऑर्डर नंबर हमें 1008 सिर्फ 8 उठाना है. तो इसकी वजह से हमने फ्रॉम के अंदर कस्टमर ऑर्डर वाला टेबल भी डाला है. कस्टमर वाला तो डाला क्योंकि हमने फील्ड डिस्प्ले करनी है, लेकिन हमने क्यूरी वेयर क्लॉज में ऑर्डर आईडी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए ऑर्डर टी हमने वो भी टेबल लिखा है यहाँ पे. और फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि कस्टमर आईडी की कस्टमर आईडी ऑफ बोथ कस्टमर एंड ऑर्डर टेबल should be joined together. So it is an example of a equi join. और फिर हम ऑर्डर आईडी की कंडीशन लगा रहे हैं जो कि ऑर्डर टी टेबल की फील्ड है, उसके ऊपर ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू गेट द नेम ऑफ वन कस्टमर जिसने ऑर्डर आईडी प्लेस किया हुआ है और उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है. अब अल्टरनेट अप्रोच देखें, जो नीचे आ रहा है सब क्यूरी अप्रोच, उसमें क्या कर रहे हैं हम, यही काम करेंगे उससे भी. तो आपको पहली बात तो नजर आएगी कि एक सेलेक्ट स्टेटमेंट अंदर नजर आ रही है आपको और एक सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है अंदर. तो जो पहली सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है हमें उसे आउटर क्यूरी कहते हैं, और जो अंदर वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है उसे हम इनर क्यूरी भी कहते हैं और सब क्यूरी भी कहते हैं. अब हो क्या रहा है, फील्ड्स तो वही हैं. हम कहते हैं जी जो ऊपर वाली फील्ड है वो हमें कस्टमर टेबल से चाहिए, तो हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया कस्टमर टेबल. वेयर क्लॉज के अंदर हम कहते हैं जी कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है इट शुड बी इक्वल टू, और फिर एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट है. अब जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो पहले सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी एंड इट विल रिटर्न कस्टमर आईडी. जो रिटर्न वैल्यू है वो मैच होगी वेयर क्लॉज के अंदर कस्टमर टी की कस्टमर आईडी से. एंड देन वेयर वेयर क्लॉज पे फिल्टर लगेगा और उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड्स हमें रिटर्न होंगी. तो इट्स अ सिंपल सेंटेक्स जो कि सब क्यूरी का आपको जो पहली एग्जांपल है, इट्स अ सिंपल सेंटेक्स. कोई क्वेश्चन इसमें, इस सेंटेक्स में तो गौर करें. कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. क्लियर है? ठीक है, आगे चलें. इसमें हो क्या रहा है, जब हमने इक्वी ज्वाइन लगाया था तो अब ये जो एसक्यूएल एग्जीक्यूट हुई है, ऑब्वियसली इट इज एग्जीक्यूटेड इन अ डिफरेंट वे.
इसमें क्या हुआ है कि जब हमने इक्वी ज्वाइन वाली आउटर क्यूरी लगाई है जिसमें ये था वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर वाली कस्टमर आईडी, तो हुआ ये क्या था कि पहले हमने ऑर्डर आईडी पे फिल्टर लगा तो एक रो में रिटर्न हो गई वहां से। उस रो की ऑर्डर आईडी को हमने मैच किया जाके कस्टमर आईडी से, और उससे करस्पॉन्डिंग कस्टमर टेबल की सारी रोज हमने फेच कर ली। दिस वाज एग्जीक्यूशन पैटर्न ऑफ इक्वी ज्वाइन। इसमें जो सब क्यूरी है इसमें ये हुआ है कि हमने पहले ऑर्डर टेबल के अंदर हमने फिल्टर कर लिया, ऑर्डर आईडी की रो एक निकाल ली, और उससे करस्पॉन्डिंग हमने ऑर्डर टेबल में बहुत सारी कस्टमर आईडी पड़ी हैं, हमने एक कस्टमर आईडी उठा ली है विच इज करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डर आईडी, और उस को फिर हमने आगे वेयर क्लॉज में यूज किया। इसमें हम इनको हमने पहले भी एक एसक्यूएल में यूज किया था, इनको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमें इस जो ये जो मैं वापस जा रहा हूँ इसके अंदर हमें पता है कि वी आर गोइंग टू गेट ओनली वन रिजल्ट, क्योंकि हमें पता था कि एक ही कस्टमर से करस्पॉन्डिंग होगा ऑर्डर आईडी, तो हमारा एक ही रिजल्ट आ रहा था, एक रिजल्ट आ रहा था, इसलिए हमने इज इक्वल टू साइन यूज कर लिया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन अक्सर हो सकती है कि एक से ज्यादा रिजल्ट्स रिटर्न हो, तो फिर इज इक्वल टू साइन नहीं चलेगा। उसके लिए फिर हमने एक इन क्लॉज पढ़ी थी जो जिसके आगे आप लिस्ट वगैरह ले सकते हैं, तो उसमें से पूरी लिस्ट में से कोई चीज़ें निकालनी हो तो फिर आप इन क्लॉज यूज करते हैं। तो अगर मल्टीपल रोज रिटर्न हो रही होंगी तो फिर आपने इन क्लॉज यूज करनी है। अब यह है कि यहाँ पे क्यूरी है व्हाट आर द नेम्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड द ऑर्डर्स। इसका मतलब उन कस्टमर के हमें नाम चाहिए जिनकी कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में पड़ी हुई है। जिसने ऑर्डर प्लेस किया होगा उसकी आईडी पड़ी होगी, जिसने नहीं प्लेस किया होगा उसकी आईडी नहीं पड़ी होगी कस्टमर की वहाँ पे। तो हमने क्या करना है कि हमने हमने ये किया है कि हमने कस्टमर आईडीज उठा लिए हैं ऑर्डर टेबल से, सारी कस्टमर आईडी उठा ली हैं, और उसके बाद वो कस्टमर आईडीज की एक पूरी लिस्ट बन जाएगी, और वो जो लिस्ट है उस लिस्ट से करस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडीज के कस्टमर नेम डिस्प्ले हो जाएंगे जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये वो सारे कस्टमर नेम्स हैं जिनकी कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल के अंदर पड़ी हुई है। तो दिस इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन। बाकी उसी तरीके से है, लेकिन इसमें हमने इज इक्वल टू के बजाय इन यूज किया। और इन क्यों यूज किया? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट मोर देन वन वैल्यूज इन द सब क्यूरी। ठीक है जी, कोई एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसी तरह इसका जो अल्टरनेट हो सकता है दैट कैन बी नॉट इन। नॉट इन का मतलब है कि जो सब क्यूरी होगी उसमें जो भी वैल्यूज रिटर्न होंगी उनको एक्सक्लूड करेगा। वो सारी कस्टमर कस्टमर आईडी जो कि यहाँ से रिटर्न होगी वो एक्सक्लूड करके जो बाकी बच जाएंगी उनके कस्टमर नेम डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। इन इज इट इज इनवर्स ऑफ नॉट इन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये भी है। अच्छा, ये जो जितने पीछे हमने एग्जांपल देखी हैं, तीन सब क्यूरीज की एग्जांपल दिए हैं देखी हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कोरिलेटेड क्यूरीज या सब क्यूरी। सब क्यूरी दो तरह की होती हैं, कोरिलेटेड वर्सेस नॉन। दो तरह की सब क्यूरी हो सकती है, कोरिलेटेड और नॉन कोरिलेटेड। तो पीछे हमने जितनी भी एग्जांपल देखी है, दो एग्जांपल देखी हैं और एक तीसरी एग्जांपल भी देख रहे हैं हम। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कोरिलेटेड क्यूरीज। नॉन कोरिलेटेड क्यूरीज का मतलब ये है कि ये क्यूरी इसके जो आउटर क्यूरी है उसकी किसी फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ डिफरेंट हम ये इक्वल टू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो किसी फील्ड के साथ मैच कर ले, तुम वाले किसी टेबल से कुछ हम उठा रहे हैं। यानी कि अगर इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को मैं उठा के एग्जीक्यूट करूं तो ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये
ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पूरी क्यूरी है। आई एम सेलेक्टिंग द डेटाबेस पीवीएफसी। अच्छा, ये एग्जांपल कौन सी वाली बता, मैं देख लूं पहले। कंप्यूटर डेस्क वाली एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ये वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि इस क्यूरी को मैं उठा के सेपरेटली भी एग्जीक्यूट करूंगा तो हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ये लिंक्ड नहीं है या रिलेटेड नहीं है विद आउटर क्यूरी। ये अपना रिजल्ट देगी, वो रिजल्ट फीड होगा आउटर क्यूरी को, और फिर वहां पे जो वेयर क्लॉज में वो मैचिंग होगी और उसके मुताबिक फिर आउटर क्यूरी अपना रिजल्ट देगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आउटर क्यूरी। तो इसमें नॉट इन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जितनी कस्टमर आईडी रिटर्न होंगी हमें इसके अलावा कस्टमर आईडी चाहिए। तो अब देखेंगे 1 है 5 है, जब मैं ये रिटर्न करूंगा तो सारे वो कस्टमर आ जाएंगे जो कि इस लिस्ट से अलावा बाकी कस्टमर आईडीज आ जाएंगी। 2 3 4 6 8। क्यूरी क्या है हमारी? क्यूरी ये है विच कस्टमर्स हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर फॉर कंप्यूटर डेस्क। कि कंप्यूटर डेस्क वाले हम सब क्यूरी में कंप्यूटर डेस्क वाले सारे निकाल लेंगे, आउटर क्यूरी में हम नॉट इन करेंगे तो वो सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो जिन्होंने कंप्यूटर डेस्क का ऑर्डर नहीं दिया उनकी लिस्ट हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग नॉट इन। तो होगा क्या अगर हम नॉट इन को थोड़ा सा उस पर गौर करने की कोशिश करें, तो जो अंदर सब क्यूरी है वो रिटर्न करेगी जिन्होंने कंप्यूटर डेस्क कस्टमर आईडी रिटर्न करेगी जिन्होंने कंप्यूटर डेस्क लिए हैं, और जब हम नॉट इन लगाएंगे तो ये वाली एक्सक्लूड हो जाएंगी और जो बाकी बच जाएंगे वो सारे आउटर क्यूरी में वो वाले रिजल्ट आ जाएंगे। सिमिलरली एक और क्लॉज एसक्यूएल में यूज होती है, इट इज कॉल्ड एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कोई डेटा रिटर्न नहीं करता, एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न सम बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जहां भी एग्जिस्ट यूज करेंगे इसका मतलब है आप कहते हैं जी क्या कोई ऐसा कस्टमर है जिसने कंप्यूटर टेस्ट लिया है, तो आप या तो ट्रू में आंसर देंगे या फॉल्स में देंगे, क्या है। तो एग्जिस्ट जहां भी लगेगा इट बेसिकली वो ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है, उस ट्रू वैल्यू के अगेंस्ट आप कोई ना कोई फर्दर एक्शन लेते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इन नॉट इन में और एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट के अंदर। एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पे हम वेयर के बाद एग्जिस्ट यूज कर रहे हैं और एग्जिस्ट के बाद हम सब क्यूरी यूज कर रहे हैं। अब ये सिलेक्ट स्टार, अब स्टार हमने इसीलिए किया है कि हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि कोई रो रिटर्न हो रही है कि नहीं हो रही सब क्यूरी से। अगर सब क्यूरी से कोई रो रिटर्न होगी तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जो आउटर क्यूरी है वो ट्रू पे एग्जीक्यूट करेगी, फॉल्स पे वो कोई एक्शन नहीं होगा आउटर क्यूरी में। यानी कि कोई अगर कोई इसलिए स्टार लगा दिया क्योंकि हमें जो डेटा डिस्प्ले होता है वो आउटर क्यूरी की बेस पे होता है और हम सिर्फ एक ऑर्डर आईडी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ ये देखना है कोई रो रिटर्न हो रही है नहीं हो रही, तो हमने सिंपल कर दिया है, क्यूरी को हमने स्टैटिक लगा दिया।
तो हम कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जी प्रोडक्ट टेबल में से सारी चीज़ें सेलेक्ट करें जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर लाइन की प्रोडक्ट आईडी मैच कर रही हैं, और प्रोडक्ट फिनिश नेचुरल ऐश है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्रोडक्ट फिनिश जो है वो नेचुरल ऐश है, तो हम वो देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट आईडी है जिसकी प्रोडक्ट फिनिश नेचुरल ऐश है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वेयर क्लॉज के अंदर जो आउटर क्यूरी वाला टेबल है वो भी यूज़ हो रहा है। सब क्यूरी के अंदर यहाँ पे आउटर क्यूरी वाला टेबल भी यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्यूरी है इसको मैं उठा के सेपरेटली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट ही डाला हुआ है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर देगा, कहेगा जी ऑर्डर लाइन टी नहीं है। वो मैं कॉमा लगा के ऐड तो कर सकता हूँ, लेकिन है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि इट इज रिलेटेड विद समथिंग ऑफ द आउटर क्यूरी। तो आउटर जो आउटर क्यूरी का जो टेबल है उसकी प्रोडक्ट आईडी और इनर क्यूरी का जो टेबल है उसकी प्रोडक्ट आईडी, इनको आपस में मैच कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेटेड सब क्यूरी। समझ आइए क्या फर्क है कोरिलेटेड और नॉन कोरिलेटेड सब क्यूरी में? जी बेटा, कोरिलेटेड जो है वो आउटर क्यूरी पे कुछ ना कुछ उसके डिपेंड कर रही होती है, और नॉन कोरिलेटेड एक को डिपेंड नहीं कर रही है, सेपरेटली एग्जीक्यूट होती है और उसको रिटर्न करती है। तो ये दो तरह की क्यूरी होती हैं, दोनों की एग्जीक्यूशन पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो जो कोरिलेटेड सब क्यूरी होती है, जो आउटर क्यूरी की हर रो के अगेंस्ट वो कॉल हो रही होती है। अगर आउटर क्यूरी है उसके अंदर 5 रोज है, आउटर क्यूरी के अंदर 5 रोज है, हर रो के अगेंस्ट इनर क्यूरी कॉल होगी, हर रो के अगेंस्ट इनर क्यूरी कॉल होगी, रिजल्ट रिटर्न करेगी जो मुताबिक आउटर क्यूरी में एग्जीक्यूट होगी। हर रो के लिए आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, हर रो के लिए इनर सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट रिटर्न करेगी। ये एग्जीक्यूशन पैटर्न में डिफरेंस है। जो नॉन कोरिलेटेड होती है वो सेपरेटली एक दफा एग्जीक्यूट करके अपना रिजल्ट दे देती है, वो उसके बाद फिर आउटर क्यूरी की बारी आती है। लेकिन यहाँ पे कोरिलेटेड में हर रो के लिए एग्जीक्यूट करेगी। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने पहली ऑर्डर आईडी उठाई यहाँ से आउटर क्यूरी में, ऑर्डर आईडी 1001 है फॉर एग्जांपल, उसके लिए जो है उसको देखेंगे जी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट ऑर्डर लाइन की प्रोडक्ट आईडी और ये मैच कर रही है नहीं, ये पूरी वेयर क्लॉज पूरी ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वेयर क्लॉज ट्रू हो रही है तो एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा, एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा तो ये आउटर क्यूरी 1001 को डिस्प्ले कर देगी। फिर अगली क्यूरी उठाएंगे 1002 को, उसके लिए चेक करेंगे कि ये वेयर क्लॉज ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है तो एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा, और 102 इस ट्रू के अगेंस्ट जो आउटर आईडी है उसको ये प्लेस कर देगी यहाँ। अगर कोई वैल्यू ऐसी आती है जो कि फॉल्स है तो ये फिर ये क्योंकि एग्जिस्ट हो जाएगा फॉल्स, तो ये फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट, उस रो के अगेंस्ट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और दैट ऑर्डर आईडी विल नॉट बी डिस्प्लेड। तो ये थोड़ा सा एग्जीक्यूशन पैटर्न में डिफरेंस है। यहाँ पे इस स्लाइड में थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दिया है, नॉन कोरिलेटेड सब क्यूरीज वर्सेस कोरिलेटेड सब क्यूरीज। अब इसमें देखिए नॉन कोरिलेटेड में क्या लिखा है, नॉन कोरिलेटेड सब क्यूरीज डू नॉट डिपेंड ऑन डेटा फ्रॉम द आउटर क्यूरी। नंबर 2, इट एग्जीक्यूट्स वंस फॉर द एंटायर आउटर क्यूरी। कोरिलेटेड का क्या लिखा हुआ है, मेक यूज ऑफ डेटा फ्रॉम द आउटर क्यूरी, इट एग्जीक्यूट्स वंस फॉर ईच रो ऑफ द आउटर क्यूरी। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये इसके अंदर स्लाइड में भी लिख दिया है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? ओके। अनदर कोरिलेटेड सब क्यूरी, अब इसमें एक और क्लॉज यूज हो रही है ऑल के नाम से, ऑल के नाम से यूज हो रही है। और कोरिलेटेड क्यों कह रहे हैं हमने, क्योंकि आउटर क्यूरी में प्रोडक्ट टेबल है जिसका एलियस हमने पीए क्रिएट किया है, और उस प्रोडक्ट
टेबल को हम सब क्यूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं। सब क्यूरी में प्रोडक्ट आईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह जो सब क्यूरी है उसके अंदर भी प्रोडक्ट टेबल ही है, लेकिन उसका एलियस डिफरेंट है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट टेबल के दो इंस्टेंसेस बन जाएंगे, एक पीए के नाम से और एक पीबी के नाम से। तो उन दोनों इंस्टेंसेस को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। क्यूरी क्या है? लिस्ट द डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्राइस। तो विद इन अ प्रोडक्ट टेबल सारी प्रोडक्ट प्राइसेस को कंपेयर करना है और उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है ऑफ ऑल, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल विल बी रिटर्न। तो इसलिए यहाँ पे ऑल एग्जीक्यूट हो रहा है। अगेन क्या होगा कि हर इंस्टेंस हर पीए के इंस्टेंस के अगेंस्ट पीबी के सारे रोज कंपेयर होंगी। नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है जी। तो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जो यानी कि अपने आप से नहीं कंपेयर करना। प्रोडक्ट आईडी जो है, क्योंकि एक ही टेबल है ना बेसिकली, अपनी अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी 1 है, तो प्रोडक्ट आईडी 1 अपने आप से कंपेयर नहीं होगी, बाकी सारी हम कंपेयर होगी। 1 2 के साथ होगी, 1 3 के साथ होगी, 1 4 के साथ होगी, 1 1 के साथ नहीं होगी। तो इसलिए वेयर क्लॉज लगाइए कि अपना आप छोड़ के बाकी सबके साथ कंपैरिजन होगा और उसमें से वो वैल्यूज जो हैं वो जो पीए की करंट रो सेलेक्ट हुई हुई होगी उससे कंपेयर होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली क्या होगा कि इसको जब आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये आपका एक रो जो हाईएस्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस है उसके साथ वो रो रिटर्न हो जाएगी। जी, ये ऑल वाली क्लॉज मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली ऑल वाली है। एक रो रिटर्न हो रही है। अगर इसके अंदर वाली जो सिलेक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टी एज पीबी, अच्छा इसको मैंने सब क्यूरी को अलग से निकाल के मैं यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करूँ तो नज़र आएगा कि सिंपली सारी वैल्यूज रिटर्न हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं हाईएस्ट वैल्यूज के अंदर 800 है, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे दो इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट टी एस पी बी, प्रोडक्ट टी एस पी ए, वेयर क्लॉज नॉट इक्वल टू किया हमने। तो हम करेंगे ये कि बेसिकली मकसद ये है कि अपने आप से कंपेयर नहीं करना, बाकी हर एक के साथ कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली सारी वैल्यूज कंपेयर होंगी तो एक सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ गई, एक तरह की कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, सारी वैल्यूज डिफरेंट है। वो एक दूसरे से कंपेयर करके जो चीज़ वैल्यू ट्रू हो रही है वो रिटर्न हो रही है। अब ये वाली जो चीज़ है ये ये समझे यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे इस लिस्ट ये वैल्यू है, इसके अगेंस्ट एक एक आउटर क्यूरी का टेबल सेलेक्ट होगा और उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एक उसमें से रिटर्न हो जाएगी। फिर हम जो सब क्यूरी है वो फ्रॉम क्लॉज के अंदर भी डाल सकते हैं। फ्रॉम क्लॉज के अंदर टेबल डाले जाते हैं, फ्रॉम क्लॉज के अंदर हम टेबल डालते हैं, फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दैट टेबल, ठीक है। लेकिन फ्रॉम क्लॉज के अंदर भी हम सब क्यूरी डाल के तो एक ड्राइव टेबल या जो टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस टेबल में वो टेबल यूज हो रहा होता है फ्रॉम क्लॉज के अंदर। एग्जाम्पल देखें, ये फ्रॉम क्लॉज है, फ्रॉम क्लॉज में एक तो टेबल है वो प्रोडक्ट टी के नाम से है, फ्रॉम क्लास में एक प्रोडक्ट टी टेबल है और एक हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट डाल दी है इसके अंदर, सेलेक्ट टेबल डाल दी है और उस सेलेक्ट स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया एवरेज प्राइजेस के नाम से। एवरेज प्राइजेस का एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर दिया हमने इसके अंदर। तो अब एवरेज प्राइजेस का जो टेबल है उस टेबल की और प्रोडक्ट टी टेबल की, ये इन दो टेबल्स हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम क्लॉज के अंदर। इनकी बेस पर हमारा ये वेयर क्लॉज
यूज़ होगी और उसके मुताबिक चीज़ें डिस्क्राइब होंगी। तो ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस है, ये प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है, और एवरेज प्राइस जो है ये वर्चुअल टेबल से आ रही है, जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो ये एवरेज प्राइस का एक कॉलम बनाया है, जो कि एवरेज प्राइस टेबल से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि हमने किया क्या, हमने इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। अगर इस पार्ट को मैं एग्जीक्यूट करूँ, सेलेक्ट एवरेज प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस एज एवरेज प्राइस, ये एवरेज प्राइस कॉलम का नाम आ गया, फ्रॉम प्रोडक्ट टी। तो बेसिकली जब ये एग्जीक्यूट होगी तो एक टेबल बनेगा जिसकी एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा, और इस टेबल का नाम हमने रख दिया एवरेज प्राइजेस। और एवरेज प्राइजेस का और प्रोडक्ट टी टेबल का आपस में जो है वो होगा, कंपैरिजन होगा। तो एवरेज प्राइस कॉलम जो कि एवरेज प्राइजेस टेबल का है, और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइजेस जो कि प्रोडक्ट टी टेबल का है, इसमें जो कंडीशन ट्रू होगी तो वो हम रिटर्न होगी। इसका मतलब है कि एवरेज प्राइस से जो जितनी वैल्यूज ऊपर हैं वो रिटर्न होंगी। क्यूरी देखें क्या है, क्यूरी क्या है? क्यूरी है शो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस एंड ओवरऑल एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। ये तीन कॉलम नजर आ रहे हैं आपको, एवरेज प्राइस भी नजर आ रही है आपको। फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट हैव स्टैंडर्ड प्राइस ग्रेटर देन एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। तो अब देखें तीन कॉलम एवरेज प्राइस, जो हमने पूरी पूरी कॉलम की एवरेज प्राइस निकाली है हमने, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, रिपीट हो रही है बल्कि हर रो के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज प्राइस यहाँ से जो निकलेगी वो एक ही वैल्यू है वो वैल्यू रिपीट हो रही है यहाँ पे, और ये जो दो रो कॉलम आ रहे हैं ये प्रोडक्ट टेबल से आ रहे हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग सब क्यूरी विद इन फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज के अंदर हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, बाकी जो एग्जांपल थी वो सारी हमने वर्चुअल सब क्यूरी वेयर क्लॉज में यूज की थी। ये जो सब क्यूरी है ये फ्रॉम क्लॉज के अंदर यूज हो रही है। इज इट क्लियर जी? हाँ कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल मतलब आपको क्यों नहीं डिस्कस हो रहा है, डिस्कस ये हो रहा है कि सेंटेक्स क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, सेंटेक्स क्या कुछ सपोर्ट करता है। फ्रॉम क्लास के अंदर आप वर्चुअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कई सिचुएशन होंगी, अगर आप इस पर काम करेंगे आपको अंदाजा होगा कि फ्रॉम क्लास में मैं अगर वर्चुअली वैल्यू फिल कर लूँ तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अल्टरनेट इसका क्या बनाएंगे, कैसे फिल कर सकते हैं इसको आप? अल्टरनेट सेंटेक्स बताएं, बगैर सब क्यूरी के कैसे बनेगा? सब क्यूरी के बगैर ये रिजल्ट निकालना यही वाला। एवरेज कैसे लेंगे? एवरेज रिपीट भी करनी है यहाँ पे ना। एवरेज आपको अगर याद हो तो एवरेज क्लॉज अगर हमने यूज करनी हो ना, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन में ग्रुप क्लॉज यूज करनी पड़ती है। ठीक है, वो फिर सेंटेक्स बनेगा ग्रुप क्लॉज के साथ, सेंटेक्स बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट सेंटेक्स होगा। उससे ये वाला सेंटेक्स रिलेटिवली आसान है। जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनमें हमें ग्रुप क्लॉज यूज करनी पड़ती है। तो ये जो है ये सेंटेक्स रिलेटिवली आसान है। अच्छा जी, यूनियन। यूनियन क्या होता है कि आप दो सेपरेट क्वेरीज तैयार करते हैं। याद तो फुल गाना का जैसे लगा होगा, ठीक है ना? फुल मास्टर आप से उनका नाम बात करें।
यूनियन क्लॉज में हम दो क्यूरी सेपरेटली तैयार करते हैं, वर्चुअल टेबल समझे, या दो रिजल्ट सेपरेटली बनाते हैं, उनको आपस में यूनियन कर देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कमांड, कई दफ़ा मेरे को पड़ती है यूनियन करने की। कोई एक इंफॉर्मेशन एक तरफ से तैयार की, दूसरी इंफॉर्मेशन कहीं और से तैयार की, उनको इकट्ठा करके मिला के पूरा सेट बना लिया। तो दिस इज व्हाट इज डन इन द यूनियन। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमने एक रिजल्ट सेट बनाने से मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेट के बराबर एक होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए, उनकी डेटा टाइप्स मैच करनी चाहिए, तभी आप एक यूनियन क्रिएट कर सकते हो। तो यूनियन में हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और टेबल से आ रही हो, ये इंफॉर्मेशन किसी और टेबल से आ रही है, एक टेबल से भी आ सकती है। यहाँ पे इस टेबल पे फिल्टरिंग की किसी और क्राइटेरिया की बेस पे, फिर उसी टेबल पे फिल्टरिंग की किसी और क्राइटेरिया की, और इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उनको अपने आप मर्ज कर दो, मर्ज करके एक फुल सेट बना देते हैं। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फिल्टरिंग। एक चीज जो आप ख्याल रखना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम मैच करने चाहिए, क्योंकि आपने एक सेट बनाना है, इनकी डेटा टाइप्स मैच करनी चाहिए, ये एक डेटा टाइप होनी चाहिए, एक डेटा टाइप होनी चाहिए, ये एक डेटा टाइप। तो डेटा टाइप और नंबर ऑफ कॉलम का ध्यान रखें, फिर आप यूनियन कर सकते हैं। तो कई दफे होता है कि डेटा टाइप्स अगर आपकी मिसमैच कर रही है या डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग के लिए ये कास्ट क्लॉज यूज होती है, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो ऑर्डर डेट फील्ड है इसकी डेटा टाइप डेट है, लेकिन आपने उसको कैरेक्टर टाइप फील्ड में कन्वर्ट कर दिया विद दिस सिंटैक्स, कास्ट ऑर्डर डेट एज कैरेक्टर फ्रॉम ऑर्डर डेट। होगा क्या कि ऑर्डर डेट डिस्प्ले होगी, लेकिन वो एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग के तौर पे रिटर्न होगी, एज अ डेट टाइप रिटर्न नहीं होगी। तो कास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है इसके अंदर, और अक्सर हमें यूनियन करना होता है, टाइप को मैच करना होता है, तो हम कास्टिंग करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ये आपको नजर आ रहा है कि एक येलो में स्टेटमेंट है, पूरी सेपरेट सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट कर रहे हैं हम तीन, कितने कॉलम कर रहे हैं हम, चार कॉलम। ठीक हो गया, चार कॉलम मिल गया, एक दो तीन चार। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने फेच किया है। ऑर्डर लाइन टेबल से टेबल हुई है, यहाँ भी एक ऑर्डर लाइन टेबल लिखी है, लेकिन यहाँ पे हमने नेम और वैल्यू फेच की है। और सिंपली हमने ये लिख दिया है, ये वैल्यू एज अ फोर्थ कॉलम, ये चीज एज इट इज आ गई। लार्जेस्ट क्वांटिटी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट क्वांटिटी। तो आपने कोई चीज वैसे ही हार्ड कोड प्रिंट करनी है अपने रिजल्ट सेट में, तो सिंपली आप वैल्यू लिख देंगे तो वो आपके एक रिजल्ट सेट में डेटा चला जाएगा। आपको टेबल से उठा के लाना जरूरी नहीं है, आप हार्ड कोड भी रिजल्ट शो कराना चाहते हैं तो शो करा देंगे। ये हमने सिंपल एक स्ट्रिंग एज अ फोर्थ कॉलम, कॉलम का नाम है क्वांटिटी, यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी, और उसके अंदर हमने वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट से जो भी रिजल्ट सेट आएगा ये एक रो रिटर्न हुई है, लार्जेस्ट क्वांटिटी एक रिटर्न हुई है, वो आपको ये एक रो आ गया। तो उसके बाद आपने क्या किया, यूनियन लगाया, फिर एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाई। इन्होंने ध्यान रखा कि कॉलम से आ रही हो, डेटा टाइप सेम नहीं हो, लेकिन जब उसका रिजल्ट सेट आए तो उसमें स्मॉलेस्ट क्वांटिटी लिखा हो। तो आपको नजर आ रहा है कि दो रोज हैं, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कॉलम के नाम भी सेम होने चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड यूनियन। ज्वाइन कर कहते हैं तो यूनियन कर दिया, और जो ओवरऑल रिजल्ट निकला है उसको हमने ऑर्डर बाई थर्ड कॉलम कर दिया। थर्ड कॉलम कौन सा वाला है, स्मॉलेस्ट, 0 1 2 3, ऑर्डर बाई जो है वो 3 हो गया। ठीक है, ऑर्डर बाई
है नकल है, इस पे 11110 लिखा हुआ। सो सिंपल सिंटैक्स है और अक्सर यूज करना पड़ जाता है। अच्छा, इसके अंदर केस स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स सी द एग्जांपल। इसका अगर आप सिंटैक्स देखें, इसके अंदर जो क्लॉजेज यूज हो रही होती है, केस, व्हेन, देन, एल्स, एंड, दीज आर द क्लॉजेज। एग्जांपल चेक करें। व्हाट प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट लाइन 1। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट केस व्हेन प्रोडक्ट लाइन 1, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर दें। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट लाइन, ये देखें प्रोडक्ट लाइन आईडी ये वाली आ रही है। प्रोडक्ट लाइन आईडी 1 प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए है और प्रोडक्ट आईडी 5 के लिए, इन दोनों के लिए प्रोडक्ट लाइन आईडी 1 है। तो 1 और 5 के अगेंस्ट क्या करना है, एक्चुअल जो डेटा है उसको टेबल का वो डिस्प्ले कर दे। तो ये एंड टेबल और राइटर टेबल ये बेसिकली उठ के आ रहा है यहाँ से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से, एंड टेबल और राइटर टेबल। तो हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट लाइन डिस्क्रिप्शन सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम, बाकी वैल्यूज पे हम जो मर्जी करें। क्या कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं जी प्रोडक्ट लाइन आईडी 2 है तो डॉलर लिखा हुआ आ जाए, तो ये हार्ड कोड हो गया डॉलर, ये अब टेबल से उठ के नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट लाइन आईडी 2 देखें, ये दो, ये 2 नज़र आ रहा है, 2 और ये प्रोडक्ट लाइन आईडी 2, प्रोडक्ट आईडी 2 के अगेंस्ट है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिखा है। ठीक है, और अगर हम लगा देते हैं एल्स, तो एल्स में के बाकी जितने बच जाएंगे उनमें हैश साइन आ जाए। तो जो बच गए उनके अंदर हैश साइन लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद एंड क्लॉज यूज करनी है। एंड क्लॉज करके जो कॉलम क्रिएट करना है उसको नाम क्या रखना है हमने, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जो चीज़ें हमने तैयार की उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम के तौर पर डिस्प्ले हो। और टेबल कौन सा यूज करना है हमने, प्रोडक्ट की का टेबल यूज करना है। तो दिस इज अ सेंटेंस फॉर यूजिंग अ केस स्टेटमेंट विद इन एसक्यूएल। जी, एंड, एंड तक है। अब ये कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको उसका कॉलम क्या होना चाहिए, तो एज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप खुद तैयार कर रहे हैं ना डेटा, तो आपने फिर कॉलम नेम नहीं देंगे तो यहाँ पे नो नेम लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन हमने कॉलम नेम दिया हो तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और ये डेटा उठना कहाँ से है, ये प्रोडक्ट टेबल से उठना। सो दिस हाउ इसमें आता है सिलेक्ट, केस, व्हेन, देन, एल्स, एंड, दीज आर सम क्लॉजेस व्हिच आर यूज्ड इन द केस स्टेटमेंट। हैं, फ्रॉम नीचे लिखा हुआ ना, नहीं नहीं सेंटेक्स यही है, यही सेंटेक्स है इसका। ये देखें पीछे सेंटेक्स, ये केस इस तरीके से आना है, आपने ये तैयार करना है, फ्रॉम फिर नीचे आएगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट पहले आती है ना, ये सारा सिलेक्ट का पार्ट है, ये यहाँ तक एंड तक ना, केस एंड, ये पूरा सिलेक्ट का पार्ट है। अच्छा जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांजैक्शन, एनी आइडिया? ट्रांजैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फाइनेंशियल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट। इसमें होता है कि हम ना ग्रुप कर देते हैं मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तीन स्टेटमेंट हमें ग्रुप करनी है। और इसको अंदर ट्रांजैक्शन को हमने बिगन से शुरू करते हैं, और बिगन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन, एक हमने ब्लॉक तैयार करते हैं ट्रांजैक्शन का। और ये ब्लॉक की
या तो सक्सेसफुली पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब है कि जितनी एसक्यूएल स्टेटमेंट सारी सारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए विदाउट एनी एरर। अगर एग्जीक्यूट ना हुई तो सारी की सारी अगर एक एग्जीक्यूट हो गया, दो नहीं हुई, तो ये पहले वाली रोल बैक, इसके अंदर रोल बैक का कॉन्सेप्ट है। दो एग्जीक्यूट हुई, एक एग्जीक्यूट नहीं हुई, अगेन तीनों की तीनों रोल बैक हो। तो जितनी स्टेटमेंट है सारी की सारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होनी चाहिए या एक भी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बैंकिंग में जरूरत पड़ती है आपको, पता चला आपने एक टेबल से पैसे विड्रॉ किए हैं और दूसरे में डाले हैं, 100 रुपये निकाल के डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे और इसमें इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे। तो एक अपडेट चल गई और एक ना चली तो आप खराब। कई दफा आपने काम ग्रुप में करना है, पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए, इधर से डेटा अगर पैसे निकले हैं तो वहाँ पे चलने ही चाहिए, यहाँ से निकल के उसके बाद एरर आ गई, उसको फिर रोल बैक होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांजैक्शंस यूज की जाती है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि बिगिन ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है, कमिट का कॉन्सेप्ट है। जब अगर तीनों सारी एग्जीक्यूट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो कमिट हो गई। कमिट का मतलब है पूरे ग्रुप कमिट हो गया, और अदरवाइज कमिट ना हो सका तो फिर रोल बैक हो गई। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल मैंने नहीं डाली है। हाँ नहीं, मैंने डाली नहीं है क्योंकि लाइट नहीं थी, फिर नेट नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने डाल दिया। मैं दिखा दूंगा अगली क्लास में इसकी एग्जांपल। तो अगली अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कुछ और डीबीएमएस प्रोवाइड करती हैं। डीबीएमएस जो सिस्टम्स होते हैं, एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रे, these are relational databases, इनके अंदर कुछ और बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जो फंक्शनैलिटी होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर्स एंड रूटीन्स। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर इज अ नेम सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आर कंसीडर्ड ट्रिगर्ड व्हेन डेटा मॉडिफिकेशन, व्हेन आर डेटा मॉडिफिकेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट अकर्स। यानी कि ये ट्रिगर जो है ये किसी इवेंट पे ट्रिगर होता है। आप कहते हैं कि मैंने डेटा इंसर्ट किया तो कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें चेक करें, या डेटा इंसर्ट करने से पहले चेक करें या डेटा इंसर्ट करने के बाद चेक करें, तो इवेंट पे ट्रिगर होता है। तो उससे यह है कि आप इंश्योर कर सकते हैं कि डेटाबेस की जो आपकी डेटा आपका ठीक इंसर्ट हुआ है, अपडेट है, उस पर भी कुछ लगा सकते हैं आप कि डेटा आपका ठीक अपडेट हुआ है। हो सकता है एक अपडेट की वजह से किसी और टेबल में भी आपको इनिशियल एडिशनल डेटा डाल सकता है, तो इस किस्म का कोई ट्रिगर लिख सकते हैं आप। बट ट्रिगर एग्जीक्यूट्स ऑन सम इवेंट, ट्रिगर का ये होता है, ट्रिगर एग्जीक्यूट सम ऑन सम इवेंट। ये इंसर्ट का इवेंट ही होता है, इंसर्ट के अंदर फिर सब इवेंट हो सकते हैं, इंसर्ट से पहले बाद, अपडेट से पहले बाद, अपडेट, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम डिलीट से पहले आमतौर से लगाया जा सकता है कि कोई डिस्प्ले कर दे कि डिलीट करना है तो फलां फलां चीज़ें चेक करें, अगर वो चीज़ें फुलफिल हो रही है कंडीशन तो फिर डिलीट करें। तो इस तरह की हम कुछ चीज़ें ट्रिगर में डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है रूटीन। रूटीन के अंदर फिर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। रूटीन के अंदर फंक्शंस बना सकते हैं हम, ऐसे फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, मैक्स का फंक्शन है, मिनिमम का फंक्शन है, दीज आर बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन हम अपने फंक्शन में बनाते हैं, वी कॉल दीज एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक हो गया। और दूसरे होता है शॉर्ट प्रोसीजर। शॉर्ट प्रोसीजर ये होता है कि आपने पूरी एसक्यूएल का एक स्टेटमेंट आप तैयार करके उसको शॉर्ट प्रोसीजर सेव कर देते हैं। फिर आपको कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट बार-बार नहीं लिखनी पड़ती, सिंपली आप उसका नाम देते हैं या क्लास और प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर दो, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग लेवल पे काम आसान हो जाता है। जब आप उसको यूज करना चाहते हैं, बार बजाय के बार-बार आपको स्टेटमेंट पूरी कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं, तो आमतौर से कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को शॉर्ट प्रोसीजर बना दिया जाता है। तो आप सिंपली शॉर्ट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं।
ये देखें ट्रिगर की एग्जांपल, लॉग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस is up is updated in product T table. अच्छा, इसमें क्रिएट और अल्टर ट्रिगर, ये ट्रिगर का नाम आ गया, क्रिएट करेंगे या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑन प्रोडक्ट टी वाले टेबल पे ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। कब होगा? इवेंट है आफ्टर अपडेट, अपडेट होने के बाद। फिर ये बिगिन क्लॉज शुरू हो गई है, इसके अंदर वो चेक कर रहा है कि क्या वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी आपने चेक करना हो कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिस्ट और टेबल। सिस्ट और टेबल में सारे लिस्टिंग पड़ी होती है टेबल्स की। तो आप कहते हैं जी प्रोडक्ट अपडेट प्राइस के नाम से कोई टेबल पड़ा हुआ है, लिस्टिंग में है कि नहीं है। अगर नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, तो ये यहाँ पे हम वो टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली द फर्स्ट टाइम। एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, क्योंकि उस टेबल के अंदर हमने अपडेट, आफ्टर अपडेट कोई वैल्यू डालनी है। आफ्टर अपडेट हमने कोई वैल्यू डालनी है, तो हम नया टेबल ट्रिगर के जरिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो पहले क्रिएट नहीं हुआ, अगर पहले क्रिएट हुआ है, तो ये सारी ये स्किप हो जाएगी, ये पूरी बिगन एंड वाली क्लॉज पूरी स्किप हो जाएगी, आगे उस पर चला जाएगा, ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें है कि इंसर्ट दी अपडेटेड रो इनटू द प्राइस अपडेट टेबल, जो टेबल नया हमने अलग से क्रिएट किया है। हम ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई प्राइस में अपडेट हो, तो अपडेट नया टेबल है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन हम रख दें कि कौन कौन सी प्राइस की इंफॉर्मेशन किस तारीख को अपडेट की है हमने। तो आप इसके अंदर आप देखें कि इसमें कौन कौन से कॉलम रखे हुए हैं हमने। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, अपडेट की डेट, किस तारीख को हमने अपडेट की थी, और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस कि अब जो उसकी अपडेटेड प्राइस है वो क्या है। ठीक है जी, ये हम ये कॉलम बना रहे हैं, और अब यहाँ पे वो एक्चुअली डेटा इंसर्ट हो रहा है। ये डेटा इस ट्रिगर ही इंसर्ट कर रहा है नए टेबल में। तो इंसर्ट टू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू प्राइस अपडेट टेबल। ब्रेक, ठीक है, ब्रेक कर लें, 5 मिनट्स ब्रेक। नहीं है, सेकंड टाइम उसने चेक किया कि टेबल बना हुआ ऑलरेडी, तो सिर्फ रो इंसर्ट किया। तो उसके बाद हम रूटीन्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं और स्टोर्ड प्रोसीजर हो सकते हैं। तो दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस, फ्यू बिल्ट इन फंक्शंस। हाँ बेटा, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है इसके अंदर। ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि कंकैट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो कंकैट का फंक्शन अवेलेबल है, विच कैन कंकैटिनेट 2 and more strings। लेंथ फंक्शन है, अपर कन्वर्ट्स टू स्ट्रिंग अपर केस, कन्वर्ट्स टू लोअर केस, डेट पार्ट, ठीक है, और सम का फंक्शन। ऐसा और फंक्शन भी बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल मैंने डाली है यहाँ पे। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। अब हम कहते हैं हम कोई अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं, अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो उसका सिंटैक्स मैं दिखाता हूँ आपको। सो हियर यू कैन सी क्रिएट फंक्शन। फंक्शन का नाम हमने रखना चाह रहे हैं गेट एम्प्लॉय फुल नेम, और इसके ये दो पैरामीटर्स हैं, फंक्शन के पैरामीटर हो सकते हैं। एक हमने फर्स्ट नेम के नाम से और एक लास्ट नेम के नाम से है, डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, और ये रिटर्न भी करेगा varchar की वैल्यू। उसके बाद करेगा क्या, ये वो बिगन और एंड के दरम्यान में लिखा हुआ है। इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं फुल नेम के नाम से, उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्शन क्या लेंगे, वो सेट में है, सेट फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कंकैटिनेट बाय लास्ट नेम।
इट विल रिटर्न द फुल नेम। तो फुल नेम जो रिटर्न होगा वो वारचार टाइप होगा। तो क्या कर रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि जो भी दो पैरामीटर्स को पास करें उनको ये कंकैट करके एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फुल नेम बना दें, और उसको हम फिर फंक्शन को हम यूज करेंगे कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो अब देखिए एसक्यूएल के अंदर कैसे यूज करेंगे हम इसको। हम कहते हैं जी सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एम्प्लॉय टेबल की बात हो रही है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और थर्ड नेम के लिए हम कहते हैं जी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, गेट एम्प्लॉय फुल नेम। यही जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, और कॉलम का नाम हम रख रहे हैं फुल नेम। तो क्या होगा कि फुल नेम ये यहाँ पे देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ तो इसे दोनों को कंकैटिनेट कर दिया है। सो दिस हाउ वी कैन क्रिएट अ फंक्शन एंड देन वी कैन यूज आवर फंक्शन विद इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो सिंपल सिंटैक्स है इसका, वी कैन क्रिएट फंक्शंस लाइक दिस। अगर मैं एसक्यूएल के अंदर जाऊं, एसक्यूएल सर्वर में जाऊं, तो ये देखें फंक्शंस, ये डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी का एक मेन्यू है, उसके अंदर हम स्टोर प्रोसीजर हमारे सेव होते हैं और फंक्शन भी सेव होते हैं। तो हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो ये फंक्शन के अंदर भी कैटेगरीज हैं। टेबल वैल्यूड फंक्शन जो कि टेबल रिटर्न करेगा, स्केलर वैल्यू फंक्शन जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एग्रीगेट फंक्शन, सिस्टम फंक्शन। तो ये स्केलर फंक्शन कैटेगरी के अंदर ये आके सेव हो गया है जब हमने उसको क्रिएट किया। तो और इस फंक्शन को हम फिर यूज कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है स्टोर प्रोसीजर की। स्टोर प्रोसीजर भी बहुत कॉमनली यूज होते हैं जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो आमतौर से आप क्या करते हैं कि स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं ताकि आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग के दौरान कम्प्लेक्स ना हो। तो आप कम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं और फिर उनको हम कॉल कर लेते हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे होते हैं। हाँ बेटा, फिर आप वो अपने चक्कर में हैं। आ जाओ इधर उठ के, इधर आओ, यहाँ उठ के एक दफ़ा बताया। क्या पढ़ा रहा हूँ? स्टोर प्रोसीजर क्या करता है? स्टोर प्रोसीजर याद है कि बस बातें कर रहे थे। स्टोर प्रोसीजर हम आम तौर से एज अ प्रोग्रामर जब हम काम करते हैं फ्रंट एंड पे, तो हम कम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं कि हम उसके स्टोर प्रोसीजर बना के डेटाबेस के अंदर सेव कर देते हैं। तो फिर हम उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी जो डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा यूज़ है ये स्टोर प्रोसीजर का। इसके अलावा स्टोर प्रोसीजर में सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि इसके अंदर सारी लॉजिक आपकी डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई होती है। इसलिए आपकी जो लॉजिक है या जो आपके नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो चीज़ें सारी आपकी ओवर द नेटवर्क ट्रेवल नहीं होती। प्रोग्रामिंग के दौरान अगर पूरी एसक्यूएल बना के भेजेंगे, पूरी एसक्यूएल आएगी, ट्रेवल करेगी, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह की जा सकती है हैकर्स की तरफ से। तो इसलिए ये आपको एक तरह की सिक्योरिटी भी दे रहे होते हैं स्टोर प्रोसीजर। तो इसको हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। हम करते क्या है कि स्टोर प्रोसीजर क्रिएट, स्टोर प्रोसीजर से हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, बीच में कोई ना कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख देते हैं, और जब बन जाता है हम उसको स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जब उसके यूज़ करना होता है तो हम एग्जीक्यूट, और जो प्रोसीजर का नाम होता है उसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये पहली एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हम ये कर रहे हैं कि हम क्रिएट या ऑल्टर प्रोसीजर करें। तो स्टोर प्रोसीजर का नाम रखे हमने प्रोडक्ट लाइन सेल, और प्रोडक्ट लाइन सेल ये कर रहा है कि सेल प्राइस की वैल्यू 0.90% ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस जब भी अपडेट होगा प्रोडक्ट टेबल में, उसको हम क्या करें कि एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, और उस कॉलम में हम 90% ऑफ दी जो वैल्यू है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस की वो हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं।
और इसी तरीके से हम अगर कब कर रहे हैं, जब स्टैंडर्ड प्राइस 400 से ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड प्राइस 400 से कम है तो हम 85% वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर मैं आपको ज़रा स्टोर प्रोसीजर प्रोडक्ट टी को खोल के दिखा दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टी, ये इसमें देखें ये कॉलम अलग से बना हुआ है सेल प्राइस का ना। तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस का अगर तो वैल्यू 400 से ज़्यादा है तो ये उसका 90% है करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और अगर वो प्राइस 400 से कम है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 85% ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस है। तो ये कॉलम में वैल्यूज़ को अपडेट करने का काम हमने हवाले कर दिया स्टोर प्रोसीजर के। तो यहाँ से लेके बिगन से एंड तक यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हमारा क्रिएट हो जाएगा, और फिर हम स्टोर प्रोसीजर को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी सेल सेल वाले उसके अंदर। और स्टोर प्रोसीजर भी जो होता है ये आपके प्रोग्रामेबिलिटी वाले मेन्यू में जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हुआ है, और अगर हम चाहें तो इसकी एसक्यूएल देख सकते हैं, स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट इस तरीके से हमारी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट पड़ी हुई है। अब स्टोर प्रोसीजर के पैरामीटर भी हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एक पैरामीटर वाला स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, पैरामीटर का तरीका एट द रेट यूज करते हैं इसके साथ हम, और डेटा टाइप बता रहे हैं हम। इसका मतलब है कि जब ये स्टोर प्रोसीजर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है स्टोर प्रोसीजर, कर क्या रहे हैं हम कि हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आईडी दें उससे करस्पॉन्डिंग रो आ जाए। तो प्रोडक्ट आईडी 1 हमने जब एग्जीक्यूट किया तो स्टोर प्रोसीजर का नाम बताया है एट द रेट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये हमने पैरामीटर की वैल्यू पास की है एग्जीक्यूट करते हुए। तो एग्जीक्यूट करते हुए पैरामीटर की वैल्यू पास की है, वो वैल्यू जाएगी स्टोर प्रोसीजर में और वो एक ही रो रिटर्न करेगा। तो आपको ये पूरी सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ रही, आप सिंपली स्टोर प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं और पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो आपको एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो दिस हाउ ये पावरफुल उस वक्त होते हैं जब इनमें आप पैरामीटर की वैल्यूज आप पास कर सकते हैं। फिर आपको बहुत आसानी होती है, आप प्रोग्रामेटिकली वैल्यूज वेरिएबल्स तैयार करते हैं, और वेरिएबल हम तैयार करके और ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके उसके अंदर वैल्यूज पास कर देते हैं। एक और एग्जांपल देखें, इसमें 3 इनपुट पैरामीटर्स हैं और एक आउटपुट पैरामीटर है। नेम, ईमेल, मोबाइल, दीज आर इनपुट पैरामीटर्स। बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर में अगर इन आउट ना लिखे तो वो इनपुट पैरामीटर होता है, लेकिन अगर आप साथ आउट लिख देंगे तो फिर वो आउटपुट पैरामीटर बन जाता है। तो आउटपुट पैरामीटर में एक्सप्लिसिटली उस पैरामीटर को फिल करके आप वैल्यूज आउटपुट पैरामीटर से फेच कर सकते हैं। ये रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है, ये इट इज आउटपुट पैरामीटर। जब आपने वैल्यूज एग्जीक्यूट करके तो आउटपुट पैरामीटर से आपने वैल्यूज पिक करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम इसकी जो बॉडी है कर क्या रहा है, ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल वैल्यूज नेम, ईमेल, मोबाइल। ठीक है जी, तो ये इससे क्या होगा कि ये वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद ये क्योंकि आउटपुट पैरामीटर है, अब जो लेटेस्ट जो ऑटो नंबर फील्ड है आईडी, आईडी ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा डेटाबेस, उस वैल्यू को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आउटपुट पैरामीटर में डाल दिया है। इसका मतलब है कि हम फिर इस वैल्यू को लेटर ऑन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आईडी को हम वैल्यू पिक कर सकते हैं। तो स्कोप आइडेंटिटी एक स्पेशल फंक्शन है एसक्यूएल सर्वर में। ये क्या करता है, इट इज मोस्ट रिसेंट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू।
तो जो लेटेस्ट आईडी वैल्यू टेबल में क्रिएट होती है वो इसके अंदर पड़ी होती है, वो आप इसके अंदर डाल देंगे। अब जब आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डीबीओ क्रिएट स्टूडेंट एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट आईडी करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है, सेलेक्ट आईडी किया तो ये इसमें वैल्यू आ गई है, क्योंकि ये आउटपुट पैरामीटर की वैल्यू थी। इसी तरह जो कोई भी स्टोर प्रोसीजर रिटर्न भी कुछ करता है, लेकिन रिटर्न क्या करता है, बूलियन वैल्यू। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो जीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी, इट विल बी अ नॉन जीरो वैल्यू। तो आप रिटर्न वैल्यू को अगर आप व्यू करना चाहें तो आप सेलेक्ट रिटर्न वैल्यू, ये एक वेरिएबल में आ जाएगी रिटर्न वैल्यू, और उसको आप देख सकते हैं कि जीरो है कि नहीं। जीरो का मतलब है कि इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। लेकिन वैल्यू जो आपने निकालनी होती है वो आउटपुट पैरामीटर से वैल्यू फेच करनी होती है। तो ये इट इज समथिंग बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, रिटर्न वैल्यू सिर्फ ये बताता है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। जो अगर वैल्यू आपने कोई फेच करनी है तो आप तैयार करते हैं वैल्यू स्टोर प्रोसीजर में, और फिर उसको अब ये आईडी के नाम में हमने वैल्यू डाली है उसके अंदर, और अब आईडी को हम पिक कर रहे हैं। तो ये सेलेक्ट आईडी करेंगे तो ये वैल्यू अब हमें स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होने के बाद मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इसको अपने रिव्यू करना है। मैंने आपको बताया था कि दो आपको मैंने स्क्रिप्ट दिए थे, उस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके अपनी डेटाबेसेस क्रिएट कर लें उसके अंदर अपने पास एसक्यूएल सर्वर में। देन इन सारे को, ये सारे टेस्टेड कोड है, सारा एसक्यूएल टेस्टेड है, उसको आप एग्जीक्यूट करें और डू योर प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस भी करें, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एग्जीक्यूट करें, वेरिएशन करके देखें, और हैंड रिटन प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियसली हैंड रिटन एसक्यूएल आएगी, आपको हाथ से लिखनी पड़ेगी एसक्यूएल। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो आपको अगर मैं रिवाइज करूं तो आपको मैंने सिंपल एसक्यूएल पढ़ाई है, फिर मैंने सिंगल टेबल वाली एसक्यूएल पढ़ाई है, ज्वाइन करना बताया आपको, ठीक हो गया, फिर सब क्यूरीज बताई हैं, फिर उसके बाद आपको फंक्शंस बताए हैं, स्टोर प्रोसीजर बताए हैं, ट्रिगर्स बताए हैं, ये चीज़ें जो डीबीएमएस में यूज होती है। पूरा जो स्कोप है एसक्यूएल को सारा कवर किया जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको तो आपका पूछ देते हैं ट्रिगर्स क्या होता है, पूछेंगे स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा अगर आपने जब एग्जाम की तैयारी करेंगे। फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं, दूसरे फंक्शन हैं, तो ये आपको इसको अपने एक्चुअल सारी चीज़ें रन करके देखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।